हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। मेरे सारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है। तो कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया, एनर्जेटिक। तो बता दूं आज के लेक्चर में हम बेटा क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने लेक्चर फर्स्ट किया था, बेसिक किया था कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या टॉपिक है, तो उसका हमने बड़े अच्छे से बेसिक किया है। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेरा पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसके ऊपर जाके विजिट कीजिए, अच्छे से समझिए और फिर आज के इस लेक्चर को अटेंड कीजिए मस्ती से। तो बेटा आज के इस प्रेजेंट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज गोस थ्योरम। तो आज गोस थ्योरम को नोट्स निकाल के अच्छे से समझ लेना और उसके बाद जो है गोस थ्योरम की एप्लीकेशन का एक लेक्चर आपके सामने आएगा, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आपको आज की गोस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो गोस थ्योरम बेटा स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार नजर डालते हैं, कुछ समझते हैं कि सर पहले वो इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हमें जरा बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे गोस थ्योरम के ऊपर। एक एक पॉइंट पर बड़े आराम से हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो अपनी कॉपी पेन वगैरह निकाल के बैठो और स्टार्ट करो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो अब तक आपने पढ़ा, मेरे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सरफेस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बात होती है कि उसमें से कितनी लाइनें निकल रही हैं, कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हम उसमें से फ्लक्स निकालने की कोशिश की थी। और अब तक जिन ऑब्जेक्ट को और जिन सरफेस को आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे ना पांडे जी, वो सरफेस एक यूनिफॉर्म एरिया की थी। जैसे आपने एक स्केयर रख दिया था, जो एक बिल्कुल प्लेन सरफेस, एक रेगुलर शेप की सरफेस में से हमने फ्लक्स निकाला था लेक्चर फर्स्ट में। लेकिन आपको पहले ही बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक है हमारा वो एक किसी एरिया से रिलेटेड है, और एरिया जो है वो आपका बेटा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अरे लाइनें ही तो पास करनी है ना, तो लाइनें चाहिए, आप यूनिफॉर्म से पास करा दो तो नॉन यूनिफॉर्म से, फ्लक्स तो दोनों ही केस में मिलेगा। लेकिन यूनिफॉर्म एरिया वाले में से जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो डायरेक्ट था कि सर उसका जितना, उसमें से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एरिया से, तो आपको वो उस यूनिफॉर्म एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स देता था ये फॉर्मूला। लेकिन सपोज करो कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म एरिया, ये टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बंद है, तो इस नॉन यूनिफॉर्म एरिया में से सर कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम आज की इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं पांडे जी मेरे साथ, क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। अब इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का एरिया है एस मान लिया, और जब भी ऐसे इरेगुलर शेप में से अगर आपको फ्लक्स निकालने के लिए बोले बेटा, तो आपको क्या करना है? डिवाइड दिस टोटल सरफेस इनटू नन्हे मुन्ने एरिया एलिमेंट्स इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ऑफ डीएस। पूरे का एरिया एस है, हम इसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने डीएस 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 एलिमेंट काटेंगे और हर एक डीएस में से फ्लक्स देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो ये देखो मैंने यहां पर एक इरेगुलर शेप बनाई है, उसमें से ये 3 लाइनें एंटर कर रही है, 3 लाइनें निकल रही हैं। आगे बात होगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लक्स के बारे में गॉस थ्योरम से पहले। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, कि सर एरिया वेक्टर जो है अगर 2D सरफेस है तो एरिया वेक्टर हम कैसा मान के चलेंगे क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, आउटवर्ड की इनवर्ड, वैसा ही 3D के लिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है गॉस थ्योरम से पहले जो हम कवर कर लेंगे, फिर हम गॉस थ्योरम पे आएंगे, फिर मजा आएगा ना गॉस थ्योरम को करने के लिए। तो मैं कहा था, मैं ये बात कर रहा था कि हम क्या करेंगे जब भी इरेगुलर शेप की सरफेस होगी तो डिवाइड दिस टोटल एरिया इनटू स्मॉल नन्हे मुन्ने एरिया एलिमेंट्स हैविंग ईच एरिया एलिमेंट डीएस। तो बेटा आप क्लियरली यहां देख सकते हैं कि मैंने 4 एलिमेंट लिए, डीएस डीएस सर डीएस डीएस, और मैं हर एक डीएस इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा आउटवर्ड लेके चलूंगा, आउटवर्ड आउटवर्ड ऐसे टू 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 टू। समझ में आया? अब 3 लाइनें एंटर कर रही हैं, वही 3 लाइनें निकल रही हैं। एंटर करने वाले 3 लाइनें एंटर कर रही हैं तो ये फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स एंटर, एंटरिंग फ्लक्स। और एंटर करने वाला फ्लक्स बेटा अभी से दिमाग में मेरे पांडे, मेरे चुलबुल पांडे, दिमाग में याद रख लेना, नेगेटिव फ्लक्स होता है।
द एंटरिंग फ्लक्स इज नोन एज नेगेटिव फ्लक्स। और वही लाइनें जब बाहर निकले सर, गिव पॉजिटिव फ्लक्स सर, फ्लक्स लीव पॉजिटिव फ्लक्स। आई बात समझ में बेटा? अब जब भी बेटा फ्लक्स एंटर कर रहा होगा नेगेटिव फ्लक्स होगा, कंडीशन होगी। और आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया, बार बार बताया है कि जो हम थीटा चेक करते हैं ना, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चेक करते हैं। और नेगेटिव फ्लक्स में द थीटा बिकम्स ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्रेटर देन 90। और जब 90 से बड़ा हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, तो हम कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स। तो इसमें थीटा रहेगा बेटा 90 डिग्री से बड़ा। किसके बीच में थीटा? थीटा जो लेना है ना, वो आपको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। और यहां जो थीटा रहेगा वो लेस देन 90 रहेगा। आप देख भी पा रहे हो। तो निकलने वाला फ्लक्स बेटा पॉजिटिव, एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव। और क्या करना है आपको? इस टोटल एरिया को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करना है स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में। सर स्मॉल एरिया एलिमेंट्स का, हर एक एरिया एलिमेंट का ds होगा, और उस ds का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन, बाहर की तरफ लेके चलेंगे। समझ में आया? और सर एक ds में से जो फ्लक्स मिलेगा, फिजिक्स में थोड़ी चीजों के कोरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स भी आते हैं वो थोड़े ही आते हैं। ds में से d फाई, इसमें से d फाई, इसमें से d फाई, इसमें से d फाई। तो सारे ds में से जितना जितना फ्लक्स मिलेगा सबको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे सरफेस में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। मतलब करना क्या है बेटा, मैं वो समझा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में साथ साथ जो है अच्छे बच्चे की तरह लिखते रहिए। क्या बोला है सर ने? हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग है हमारी थ्रू ए इरेगुलर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म एरिया। टोटल एरिया को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हैविंग ईच एरिया एलिमेंट ds। और जो टोटल फ्लक्स आएगा, जो टोटल फ्लक्स आएगा ना बेटा, वो कितना आएगा? टोटल फ्लक्स आएगा, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? मैंने मेरे लेक्चर में बताया था, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा आपका? E ds और इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस और एरिया s। तो ये जो है आपको टोटल फ्लक्स देगा। ds के जितने भी फ्लक्स आएंगे सबको इंटीग्रेशन मार दूंगा पूरे एरिया में। ये चार ही थोड़ी आएंगे, ऐसे बहुत सारे ds बनेंगे ना, तो आपको वो टोटल फ्लक्स दे देगा। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू विल हैव टू राइट बिफोर स्टार्टिंग गोज लो। उतारिए इसको, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बेटा अब हम देख रहे हैं कि सर हमारे पास कितने टाइप्स के फ्लक्स होते हैं, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स: पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स कैसे पता चलेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से बाहर निकलती हुए हमें प्रतीत हो, दिखे, तो वो पॉजिटिव फ्लक्स देंगी सर। नेगेटिव फ्लक्स वही लाइनें सर एंटर करे ना, तो नेगेटिव फ्लक्स। और सर किसी सरफेस में जितना माल एंटर करे उतना माल निकलना चाहिए, जितना डाटा एंटर करे, जितनी लाइनें एंटर करे उतनी लीव भी कर रही हैं, तो अंदर कुछ नहीं करेंगी, अंदर साफ करेंगी, जीरो फ्लक्स देंगी। तो क्या सीखा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स वी हैव? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स पांडे जी, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। अब काम की बात, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में कई बार बच्चों को गड़बड़ करते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं, दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत अब नहीं होगी, क्योंकि वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को जो है अज्यूम नहीं कर पाते कि सर आउटवर्ड लेंगे, इनवर्ड लेंगे, कैसे लेंगे, थीटा क्या आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है, फिर मत कहना सर ने बताई नहीं। सबसे पहले फॉर 2D ओपन सरफेस, फॉर 2D ओपन सरफेस क्या बताने जा रहे हैं? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। 2D ओपन सरफेस कैसी होगी बेटा? 2D ओपन सरफेस जैसे मान के चलो कि आपके पास ये एक सर्कल है, या आपके पास एक स्क्वायर है। अब ये जो बेटा स्क्वायर है, ये सर्कल है, इस सर्कल को ऊपर से भी देख सकता हूं, नीचे भी देख सकता हूं, तो ये 2D ओपन सरफेस है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वैसे तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है।
तो एरिया वेक्टर फॉर 2D ओपन सरफेस की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर 2D ओपन सरफेस कैन बी टेकन एज बोथ आउटवर्ड और इनवर्ड। ये एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे, ऐसे ही ये बाहर भी हो सकता है इसके लिए, और ये इधर भी हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि सर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर 2D ओपन सरफेस कैन बी बोथ आउटवर्ड and inward, but both should be perpendicular to its plane। दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, लेकिन सर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। किसके लिए? 2D के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आए तो। अब बात करते हैं बेटा, अगर 3D ओपन सरफेस होगी ना तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक ही वेक्टर लेना, बाहर वाला लेना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो 2D ओपन सरफेस के लिए दोनों, और 3D के लिए लिखिए मेरे साथ सेकंड पॉइंट, फॉर 3D क्लोज सरफेस, फॉर 3D क्लोज्ड सरफेस, 3D क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा? तो 3D क्लोज सरफेस बेटा जैसे आपकी क्यूब है, ये आपकी क्यूब है, तो पहले लेट मी ड्रॉ ए क्यूब। ये क्यूब है हमारी, ठीक है। और इस क्यूब के आपको पता है कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 6 एरिया बनेंगे इसके, 6 प्लेन एरिया। अब इस क्यूब को हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस प्लेन का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, नीचे वाला और ऊपर वाला 5 और 6 हो गए। तो इसका एरिया वेक्टर बाहर बेटा, इसका नीचे बाहर, इसका बाहर और इसका बाहर। तो 3D क्लोज सरफेस के लिए जैसे क्यूब है, अगर कोई क्यूब का क्वेश्चन आए और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेक करना पड़े, तो एरिया वेक्टर इज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल ओनली, बाहर की तरफ पहला। इसको उतार लेना अपनी कॉपी में सेकंड। अगर सर एक सिलेंडर है, सर सिलेंडर है, ये इसका प्लेन है सर, ये इसकी कर्व्ड पार्ट है सर, और सिलेंडर जो है बेटा, सिलेंडर जैसे ऐसे, ये सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है? ऐसे टू घूम रहा है। तो ये इसका बेस पार्ट है, ये वाला चीज है। इसका एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे, इसका एरिया वेक्टर सर ऐसे, और यहाँ सर ये घूम रहा है ऐसे, ऐसे टू घूम रहा है। आई वो समझ में? तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। तो ये कुछ हमारी 3D क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर्स हैं। अगर एक सफेयर हुआ, सफेयर, सर्कल नहीं बोला है मैंने, सफेयर बोला है, तो सफेयर का जो एरिया वेक्टर होगा, ये सफेयर का अंदर का हिस्सा, जो डायमीटर वाला पार्ट है ये सफेयर, तो सफेयर के अंदर जो एरिया वेक्टर उसके डायमीटर से निकलेगा और बाहर की तरफ मान के चलेंगे ये वाले, ठीक है बेटा। ये इसका एरिया वेक्टर, ये 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 एरिया वेक्टर। ये इसलिए बता रहे हैं सर क्योंकि कल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो हमें जो है क्लियर पता होगा। अगर 3D है तो बाहर वाला लेके चलेंगे, 2D है तो सर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो बेटा ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर 2D और 3D क्लोज सरफेस के लिए और 2D ओपन सरफेस के लिए, कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे लेके चलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आप लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर 3D क्लोज सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर टेकन एज आउटवर्ड, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड लेके चलेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल ओनली। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे मस्त टॉपिक, गोज थ्योरम, गोज लॉ। तब तक के लिए इसको कॉपी को उतारिए, नोट्स में उतारिए और हम समझते हैं गोज थ्योरम। बने रहिए निखिल गर्ग के साथ।
तो पांडे जी स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे मजेदार टॉपिक गोज थ्योरम। गोज लॉ क्या कहता है सर, समझाइए। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन समझते हैं। गोज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कहता है कि सर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, आपके सामने क्लोज सरफेस दी गई होगी और उसमें से टोटल फ्लक्स जो है आपसे पूछ रहा है कितना निकल रहा है, उसमें से लाइनें निकल रही हैं। तो एक बार स्टेटमेंट समझिए, फिर इसका प्रूफ करेंगे इसकी स्टेटमेंट का, मैथमेटिकल का, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस सर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस में एक चीज याद रखना, गोज थ्योरम को करते वक्त एक क्लोज सरफेस मिलेगी और उस क्लोज सरफेस में एक चार्ज, एक नेट चार्ज बंद होगा और उस नेट चार्ज में से लाइनें निकल रही होंगी और फिर फ्लक्स निकालने के लिए बोलेगा, कहेगा कि टोटल फ्लक्स जो होगा उस क्लोज सरफेस में वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, मैथमेटिकली रिटन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ऐसा हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ईडीएस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एस इक्वल टू, जो ये कह रहा है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, तो ये इसकी फिगर है, इसका हम प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट हम लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ई डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द क्लोज सरफेस और q अपॉन ε0 प्रूफ कर देंगे, गोज थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। करना क्या है, आपको एक पॉजिटिव चार्ज लेना है, एक पॉइंट चार्ज देख रहे हो इस फिगर में Q, और इस पॉइंट चार्ज को मैंने बंद कर दिया इस क्लोज सरफेस में, एक सेंटर पर रख दिया और सेंटर से बेटा r डिस्टेंस पर इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P ले लिया और इस P पॉइंट के अराउंड एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा एरिया एलिमेंट ds बना लिया। और इस ds वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता ही है, किसी भी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सर ने बताई है कि कैसे लेनी है, हमेशा उस प्लेन के बाहर लेनी है। तो हमने बाहर ले ली और ये जो पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन ऐसी भी मिलेगी जो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल आएगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट तो चाहिए ना जो इस प्लेन के नॉर्मल हो और एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। तो इनके बीच में थीटा कितना हुआ, 0 हुआ सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन है। समझ में आया? तो स्टार्ट करें इसका प्रूफ, इसको उतारो स्टेटमेंट को। समझ में आया? अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके समझिए, उतारिए इस नोट्स को। अब हम इसका करने जा रहे हैं प्रूफ। तो स्टार्ट करें गोज लॉ का प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ गोज लॉ में मैंने बताया, जो चीज मैंने डायग्राम में फिगर में बनाई है पहले उसको लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, आप देख सकते हैं प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। इस स्फीयर के बेटा सेंटर पे है जिसकी रेडियस r है और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर इस स्फीयर की सरफेस पर एक पॉइंट P नजर आ रहा है और इस P पॉइंट के ऊपर हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी चार्ज से किसी r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का फॉर्मूला सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 q अपॉन r² और r के उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियस के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एज शोन इन फिगर is given by vector form 1/4πε0 q upon r² into r cap, और स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q upon r²। स्टेटमेंट क्या प्रूफ करने में गोज थ्योरम की कि सर ईडीएस टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ q नेट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया, इसको उतार सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है। आप ही मुझे करवाना, साथ साथ मुझे बताना दिमाग अगर आपके दिमाग के घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो। और इस क्लोज सरफेस जिसमें चार्ज बन रहा था, गोज थ्योरम है, गोज का टॉपिक है, तो इसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन क्लोज सरफेस। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, consider a small area element ds around the point P। इस P पॉइंट के अराउंड आप एक देख रहे हो, मैंने सेड किया एक ds एरिया, ठीक है, और
सो एरिया वेक्टर जो ds वेक्टर है, सो ds वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। और आप देख भी पा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सर सेम है, आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो लेके चलें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी गॉस थ्योरम की, क्या थी? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एडीएस ये थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर ने अभी बताया है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी 4 से 8 डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी बताया सर ने, 1/4πε0 Q upon r square इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इनटू में ds। और बेटा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, दो वेक्टर्स की डॉट खोलेंगे तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर, ds cos थीटा। और बेटा थीटा किसके बीच में होता है? थीटा मैंने बहुत बार बताया है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि थीटा इज सर ऑलवेज टेकन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और 3D सरफेस है ये, तो बाहर वाला लेंगे, अभी बताया है। तो थीटा कितना है? 0, किसके बीच में? बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आ गया हमारे पास? cos 0 1, तो कितना है ये बताइए? 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ ds। अब इस सरफेस के अंदर, इस स्फीयर में ऐसे ऐसे बहुत सारे ds बनेंगे, तो एक ds में से जितना फ्लक्स मिलेगा, अभी बताया था सारे ds में जितना फ्लक्स है टोटल इंटीग्रेशन मारेंगे। एक बात बताइए, ऐसे ऐसे ds जितने बनाओगे तो ये स्फीयर तैयार होके आएगी ना। और एक स्फीयर का बेटा एरिया कितना होता है अलग से पता है सर। स्फीयर जिसकी रेडियस r हो उसका फॉर्मूला होता है 4πr², लिख लेना साइड में। तो कितना आया बेटा इसका? 4πr² में 1/4πε0 Q upon r² इंटू में 4πr²। 4πr² से 4πr² ले मरा, जो बच गया सर वो गॉस थ्योरम का रिजल्ट बच गया। वही तो कहना चाहता था कौन? गॉस बाबा। क्या कहना चाहता था कि सर लेके क्या चले थे बेटा? लेके चले थे कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या? E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस S इक्वल टू जो मिला है क्या? 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q नेट। ओके, तो बेटा ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये है हमारी प्रूफ, ये हो गया प्रूव्ड, हो गया हमारा गॉस लॉ। ठीक है, तो इस गॉस लॉ के प्रूफ को अच्छे से कॉपी में उतारिए, एक बार फिर से समझिए घर बैठ के। अब हम करेंगे कि जो कूलम्स लॉ है उस कूलम्स लॉ को हम इस गॉस लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं। आपसे टीचर पूछ सकता है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन द हेडिंग, क्या? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो बेटा आई थिंक कि आपको ये गॉस लॉ का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत है तो प्लीज डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी देयर फॉर योर सॉल्यूशन। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर की हो सके उतनी सपोर्ट कीजिए बच्चा, जितने आपके नॉन में है क्लास 12 के, 9th के, 10th के, 11th के, सब तक जो है अपनी वीडियोस पहुंचाइए और उनको बोलिए कि आपके लिए फिजिक्स का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री चल रहा है। एक एक वीडियो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके पास डिलीवर हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन हेडिंग, आज का इस लेक्चर का छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। जैसा दिमाग में आ रहा है वैसा करते जाइए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, राह में उनसे मुलाकात हो गई,
जही जिस बात का डर था वही बात हो गई। तो बेटा कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है फ्रॉम गोज लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें पता है सर कि दो चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लेके आना है सर, गोज लॉ से लेके आना है। तो बेटा गोज लॉ अभी आपने क्या किया, गोज लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, बताइए बेटा गोज थ्योरम क्या कहती है जल्दी से। अभी तो बताया सर E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, p पॉइंट लिया, एक ds काटा, ds वेक्टर E वेक्टर, जो थ्योरी अभी लिखा है वो एज इट इज लिखनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0, खोलेंगे cos 0, E ds cos थीटा cos 0 1 आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेते हैं, ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का एरिया तो आपको पता है, इस पूरे में जितने जितने ds होंगे सबको इंटीग्रेट मारूंगा तो पूरा सरफेस तैयार होगा, पूरा सरफेस तैयार होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सर E आ गया हमारे पास, इसको उधर भेज दो, इस सारी चीज को, इसकी गर्दन उठाओ यहां भेज दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं इफ वी सिचुएट ए पॉइंट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज, मतलब इस चार्ज से r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर अगर मैं एक बाहर से एक Q नॉट लाकर रख दूं टेस्ट चार्ज, तो वहीं से तो कूलम्स लॉ बनेगा ना। तो अब आपको क्या लिखना है मेरे बाल गोपाल, क्या, इफ वी सिचुएट ए पॉइंट चार्ज या इफ वी सिचुएट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट ए डिस्टेंस r, तो फिर क्या होगा, तो सर फोर्स लगेगी, और फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। तो बेटा Q नॉट है, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ गया सर कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय दो चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो सर हमने कूलम्स लॉ ड्राइव कर दिया, किससे बेटा, गोज लॉ से ड्राइव कर दिया। उतारिए इसको, समझिए, ठीक है। अब हम एक इसके ऊपर करने जा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सर ने क्या बताया है। तो एक क्वेश्चन टाई कीजिए मेरे साथ। एक सरफेस एलिमेंट है आपके पास, एक सरफेस एलिमेंट है ds वेक्टर, वो है 5i कैप, और इस सरफेस एलिमेंट के जो है अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है 4i 4j 4k, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे क्यूब में से निकल रहा है, x में, y में और z में। लेकिन आपको पता है कि फ्लक्स हमें किसी सरफेस में से तब मिलता है कि जिस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट ही काम आता है, बाकी कंपोनेंट की तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें एरिया वेक्टर के पैरेलल चाहिए, तो यही आई कैप और ये आई कैप ही फ्लक्स देंगे, बाकी फ्लक्स नहीं देंगे, क्योंकि बाकियों के लिए एंगल 90 है। तो फ्लक्स निकालना है बेटा, कैलकुलेट फ्लक्स, निकालिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सर ने बताया है, ई वेक्टर दे रखा है सर, डॉट ds वेक्टर दे रखा है, दोनों की डॉट कर दीजिए। अरे दो वेक्टर्स की डॉट ही तो करनी है, और बेटा दो वेक्टर्स की डॉट करने से रिजल्ट एक स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा, ठीक है। तो करिए इसका ओवर दी, ठीक है। तो कितना आएगा, दोनों के बीच में थीटा 0 है, ठीक है, थीटा 0 लेंगे क्योंकि हमें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो वो कौन सा, आई वाला। तो यहां हम क्या करेंगे, सिंपल है। तो ई का क्या है अपने पास, 4i 4j
4k की सर डॉट कर दें 5i, और दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में सेम कोफिशिएंट्स वालों को मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर आता है। तो इस आई कैप का ये 5 और इस आई कैप का 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आ गया सर हमारा 20 यूनिट्स। तो बेटा इसमें से फ्लक्स पास होगा कितना? ये तो मैंने बस एक आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन कराया है, अभी तो बने रहिए मेरे साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फ्लक्स के, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इस लेक्चर को तैयार कीजिए, अच्छे से समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ निखिल गर्ग के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।